हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्राइट मेडिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 24 फ्रॉम जनरल सर्जरी बेले एंड लव, दैट इज़ ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो हेड इंजरीज़ होती हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं जिसमें आपके सर पे चोट लगती है या हेड ऑन कोलिजन इस तरह की होती हैं, उसमें क्या इम्पैक्ट होता है ब्रेन के ऊपर और उसका जो है मैनेजमेंट वगैरह सब। ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो है हेड इंजरी 3 to 4% जो केसेस आता है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, उसे कॉन्स्टिट्यूट करती है। ठीक है, आरटीएस हो गए और आरटीएस आर द मेजर कॉजेज़। ठीक है, मेजर कॉज में आते हैं। उसके अलावा फॉल्स हो गई, असॉल्ट हो गया, ठीक है, इस तरह के, और फायर आर्म्स हो गए। आप इसकी प्रेवलेंस इस तरह से याद रख सकते हैं कि द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ आरटीए, देन फॉल्स एंड असॉल्ट, एंड देन द थर्ड लीडिंग कॉज आर द फायर आर्म्स। ठीक है, ओके। अब हमने आगे आना है कि सेरिब्रल ब्लड फ्लो कितना होता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो ब्रेन का ब्लड फ्लो जो है उसको रेगुलेट कर रही है, और आईसीपी किस तरह से, दैट इज़ इंट्राक्रेनियल प्रेशर फॉर्म बाय सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसमें चेंजेस किस तरह से आती हैं, उसका प्रेशर बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अच्छा। तो नॉर्मल सेरेब्रल ब्लड फ्लो जो होता है दैट इज़ 55 ml पर मिनट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू। ठीक है, और अगर ये एवरी 100, नॉर्मल हमारे पास कितना है CSF, नॉर्मल जो हमारे पास है वो कितना है, सेरेब्रल ब्लड फ्लो 55 ml पर मिनट फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू। ठीक है, अगर ये लेस देन 20 ml चला जाता है तो हमारे पास क्या, अगर हमारे पास ये 20 तक जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि इस्कीमिया होगा। ठीक है, और अगर 20 से नीचे चला जाता है, अब आपने बस ये याद रखना है, अगर ये ड्रॉप करके जाता है 20 ml पे, ठीक है, दैट विल लीड टू इस्कीमिया। और ये हमारी फर्स्ट ईयर की चीज़ों में से है कि इस्कीमिया और क्या होता है, और अगर वो लेस देन 20 चला जाता है दैट विल लीड टू इन्फाक्शन। ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं कि इस्कीमिया क्या है, इन्फाक्शन क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इस्कीमिया इज जस्ट द डिस्ट्रप्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड, लेकिन वो ऐसे डिस्ट्रप्शन है कि अगर आपने उसको ब्लड को दोबारा से आपने रिस्टोर कर दिया तो द टिश्यू द जो टिश्यू इन्वॉल्व हो रहा है उसमें वो दोबारा से रिवर्सिबल है। ठीक है, वो सर्वाइव कर जाएगा, उसकी डेथ नहीं होगी वहाँ पे, एपोप्टोसिस या नेक्रोसिस स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन इन्फाक्शन में उल्टा होता है, अगर आपने इन्फाक्शन इज इरिवर्सिबल, कुछ टाइम के लिए अगर लेस देन 20 पे ब्लड जा रहा है फॉर एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्रेन टिश्यू, दैट विल लीड टू इन्फाक्शन, मतलब ब्रेन सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी, दैट इज इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ब्रेन टिश्यू। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसपे ये सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिपेंड करता है। तो वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक आपके पास होता है सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, दूसरा आपके दैट इज सीपीपी, ये मैंने फॉर्मूला फर्स्ट वाला ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज सीपीपी सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, एमएपी इज मीन आर्टीरियल प्रेशर, ठीक है, एंड आईसीपी इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ठीक है, तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर मतलब बस ये इन वर्ड्स को समझें, दे आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर। सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर, ठीक है, मतलब कि वो प्रेशर जिससे सेरिब्रल आर्टरीज परफ्यूज हो रही हैं, ठीक है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन मीन आर्टीरियल प्रेशर, मीन्स मीन आर्टीरियल प्रेशर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। और साथ में आईसीपी का जो डिफरेंस है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर कौन फॉर्म करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फॉर्म करता है ना, जो ये ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स हैं, लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए, देन ये थर्ड वेंट्रिकल होता है, फिर फोर्थ वेंट्रिकल होता है, तो इनके अंदर जो आईसीपी सॉरी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो फॉर्म करता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर। ठीक है, और ये हमारे पास होता है मीन आर्टीरियल प्रेशर। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट फॉर्म्स द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर। ठीक है, अब अगर हमारे पास ऐसा होगा, अब ये बात तो बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम मीन आर्टीरियल प्रेशर बढ़ाएंगे तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम आईसीपी बढ़ाएंगे, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि कुछ केसेस के अंदर हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर विल डिक्रीज, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कम रह जाएगा ना, तो आपका सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म होता है, ठीक है, जिसकी वजह से ब्रेन का ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करता। ठीक है, वो क्योंकि ब्रेन एक ऐसा टिश्यू है जिसको हर वक्त ग्लूकोज की नीड है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम तक हाइपोक्सिया को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से नेचुरली वहाँ पे सेरिब्रल ऑटो रेगुलेशन का प्रोसेस मौजूद होता है, कंपनसेशन फॉर कंपनसेशन। ठीक है, ओके।
बस आपने ये याद रखना है कि अगर आपका आईसीपी बढ़ेगा कुछ कंडीशन में, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है, फॉर एग्जांपल कोई मास लीजन, मैं बताऊंगी आगे कि मास लीजन जब होता है स्कल के अंदर, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज़ है जिसने इसको यहाँ पे कंप्रेस किया हुआ है, ठीक है, या फिर आपका आईसी, या तो आपके पास ये जो वेंट्रिकल्स हैं, या तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ ज़्यादा बना रहे हैं, ठीक है, या फिर सीएसएफ का अगर फ्लो में कहीं डिस्ट्रप्शन है, यहाँ पर फ्लो नहीं ठीक से हो रहा, तो ये आईसीपी बढ़ने लगेगा। और जब आईसीपी बढ़ने लगता है ना, तो आईसीपी के बढ़ने के अपने साइंस होते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज मोनरो-केली डॉक्ट्राइन। अब मोनरो-केली डॉक्ट्राइन, जैसा कि मैंने वहाँ पे लिखा है, ये एक प्रिंसिपल है, बड़ा सीधा सा प्रिंसिपल है, आसान सा, अगर इसको आसान है याद रखना। बस ये है, ये इसमें वो ये समझा रहा है कि जो क्रेनियम है ना, जो हमारा स्कल है, दैट इज़ अ रिजिड बॉक्स, ठीक है, उसका अपना एक प्रेशर है, उसके अंदर वहाँ पर इनकम्प्रेसिबल ब्रेन है। उस स्कल के अंदर क्या है, कुछ हमारे पास स्पेसेस हैं जिसमें वेंट्रिकल्स हैं और उन स्पेसेस में फ्लूइड है, और बाकी जो हमारे पास ब्रेन टिश्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं, यहीं पे मैं इसको भी समझा देती हूँ कि कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ ब्रेन में आती है, फॉर एग्जांपल कोई हीमाटोमा एक्सपैंड कर जाता है, दिस इज अ ब्रेन, ठीक है, ये आपके पास वेंट्रिकल्स हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ से थर्ड वेंट्रिकल स्टार्ट होता है। अगर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर यहाँ पर, फॉर एग्जांपल ये ब्रेन टिश्यू है ना, ये बाहर आपका स्कल था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्कल है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है किसी चीज़ को अकोमोडेट करने की, रिजिड बॉक्स है। अगर यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो ये क्या होगा, पहले स्कल इसको किस तरह से अकोमोडेट करेगा, यहाँ से फ्लूइड बाहर जाएगा फ्लूइड के थ्रू, ठीक है, फ्लूइड को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से उसको अकोमोडेट करने के लिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, पहले हमारे पास वेनस फ्लूइड डिस्प्लेस होगा, फिर आपके पास आपका जो सीएसएफ है, जो आईसीपी बना रहा है, वो डिस्प्लेस होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये होगा कि ये इतना ज़्यादा ब्रेन वो होने लगेगा कि ब्रेन को कंप्रेस कर देगा ये, ठीक है, ब्रेन कंप्रेस होगा और ब्रेन क्या होगा कि यहाँ से ये अपनी जगह से दब जाएगा एक तरह से, ठीक है, कंप्रेस हो जाएगा, एंड दैट विल लीड टू हर्निएशन। हर्निएशन का मतलब क्या होता है कि एक कोई भी कंटेंट जो है बाहर आ जाए किसी नॉर्मल ओपनिंग से, ठीक है, तो वो हर्निएशन हो जाएगी। अगर फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वही मैंने जैसे बताया कि आईसीपी बढ़ेगा, जैसे यहाँ से आपने पहले पहले वो कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू सीएसएफ को डिस्प्लेस करके यहाँ पे स्पेस बना रहा था कि वो उसको अकोमोडेट करे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, जब जाहिर सी बात है क्रेनियम इज अ रिजिड बॉक्स, उसके पास इतनी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा कि आपका आईसीपी इंक्रीज करेगा, आईसीपी इंक्रीज करेगा, दैट विल लीड टू ब्रेन। फिर जब क्योंकि यहाँ पे ये आईसीपी रखा है ना, यहाँ से तो प्रेशर पड़ ही रहा है, उल्टा यहाँ से भी ब्रेन टिश्यू पे प्रेशर पड़ेगा, व्हाट इट विल कॉज, इट विल कॉज हर्निएशन। अब हर्निएशन के हमारे पास 3 से 4 तरह की हर्निएशन है और उसके डिफरेंट साइंस हैं, ठीक है। हर्निएशन क्या होती है, एक हमारे पास होती है अंकल हर्निएशन, ठीक है। अंकल हर्निएशन क्या होती है कि यहाँ से, ये मैंने डायग्राम जो बनाई है, बल्कि पहले मैं आप लोगों को दूसरी वाली समझा देती हूँ, ठीक है। बेली में भी इस तरह की एक डायग्राम बनी हुई है, अगर आप लोग वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, मैंने ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज बना दी है, ठीक है। 1 और 2 में क्या होती है कि एक फर्स्ट में क्या होती है कि सब फेल्काइन हर्निएशन हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, फॉक्स सेरिब्राई होता है ना, यहाँ पे दिस इज अ नॉर्मल ब्रेन, ठीक है, ये एक नॉर्मल ब्रेन है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके पास ये 2 सेरिब्रम रखे हुए हैं, ये बीच में वेंट्रिकल रखा हुआ है, दिस इज फॉक्स सेरिब्राई, ठीक है। पहला क्या होगा कि यहाँ से ये हर्निएट करके अपनी जगह से इस साइड पे हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहले हमारा ब्रेन टिश्यू इस तरह से रखा हुआ था, ठीक है, अब ये कैसे हो जाएगा, ये यूं करके पूरा यूं हो जाएगा, डिस्प्लेस कर दिया ना उसने उसको, ठीक है। दिस वाज सबफेल्काइन हर्निएशन, ओके। द सेकेंड वन इज अंकल हर्निएशन। अंकल हर्निएशन बेसिकली क्या होगी कि ये हमारे पास एक होती है टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई बेसिकली वो फोल्ड होता है ड्यूरा मैटर का जो आपके सेरिब्रम और सेरिबेलम के टॉन्सल्स के बीच में होता है, ठीक है, दैट इज टेंटोरियम सेरिबेलाई। तो टेंटोरियम सेरिबेलाई में जब टेंटोरल जो टेम्पोरल लोब होती है ना, बेसिकली ये है ना, ये दिस इज यहाँ पे कहीं टेंटोरियम सेरिबेलाई पड़ा होगा, दैट इज अ फोल्ड ऑफ ड्यूरा मैटर, ठीक है। दीज आर द टेम्पोरल लोब्स। तो ये टेम्पोरल लोब जो हैं ये आके यहाँ से इसके ऊपर हर्निएट करने लगेंगी, ओके। दिस विल कॉज द अंकल हर्निएशन, ठीक है, इससे होगी अंकल हर्निएशन। अगली वाली जो हर्निएशन है दैट इज सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन। बस आपको इसकी चंद चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब अंकल हर्निएशन होती है ना, तो अंकल हर्निएशन इन्वॉल्व करती है, अंकल हर्निएशन आपकी इन्वॉल्व करती है थर्ड नर्व को, थर्ड क्रेनियल नर्व की पैल्सी कराएगी
और जब ये सबको पता है, दैट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, अब तक फाइनल ईयर तक तो पता होना चाहिए कि जो थर्ड क्रेनियल नर्व है वो किस किस को सप्लाई करती है, मेनली प्यूपल्स को और आई के मसल्स को सप्लाई करी होती है, एक्सेप्ट फॉर सुपीरियर ओब्लिक एंड लेटरल लेक्टस, ठीक है। सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करती है फोर्थ क्रेनियल नर्व, लेटरल लेक्टस को करती है सिक्स क्रेनियल नर्व, और बाकी सारे आई के मसल्स को और प्यूपल को सप्लाई करती है थर्ड क्रेनियल नर्व। तो अगर पेशेंट को अंकल हर्निएशन होती है दैट तो पेशेंट प्रेजेंट करेगा थर्ड क्रेनियल नर्व की पैल्सी के साथ और प्यूपिलरी डायलिटेशन के साथ, ठीक है। अब डायलिटेशन क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर जो सिंपैथेटिक सप्लाई है ना प्यूपिल की, वो पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि थर्ड क्रेनियल नर्व प्यूपिल को बेसिकली देती है पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, ठीक है। अब क्या हुआ, अंकल हर्निएशन हुई, थर्ड क्रेनियल नर्व पैल्सी हो गई, तो प्यूपिल की नो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई उस वाले साइड की खत्म हो गई। जब खत्म हो गई तो क्या होगा, जो सिंपैथेटिक सप्लाई आ रही है वो उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं हो रहा, उसको कोई काउंटर करने वाला नहीं हो रहा, तो सिंपैथेटिक बढ़ जाएगी। जब सिंपैथेटिक सप्लाई बढ़ जाएगी दैट विल कॉज डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, तो प्यूपिलरी डायलिटेशन मिलती है हमें उस पर्टिकुलर साइड पे, ठीक है। दिस इज द कॉज। उसके बाद हमारे पास है सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन। सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेरिबेलर टॉन्सिल्स हैं, ठीक है, बेसिकली ये मेड्यूला आ रहा है, मेड्यूला आपका आ रहा है, ये फोरामेन मैग्नम है, फोरामेन मैग्नम से मेड्यूला नीचे पास करता है और फॉर्म कर नीचे स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है। वही स्पाइनल कॉर्ड इज बेसिकली द प्रोलॉन्गेशन ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अब यहाँ पे पढ़े हुए आपके सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स, ठीक है, वेजोमोटर सेंटर्स पढ़े हुए। अब सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन में क्या होगा कि ये जो इनमें से एक सेरिबेलम है ना, ये एक साइड का, ये नीचे इस तरह से यूं आ जाएगा, नीचे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फोरामेन मैग्नम से नीचे पास करेगा। अब वो क्या करेगा, जब वो इधर आएगा तो वो कंप्रेस करेगा मेड्यूला के रेस्पिरेटरीज और वेजोमोटर सेंटर्स को। जब मेड्यूला के रेस्पिरेटरी और वेजोमोटर सेंटर्स कंप्रेस होंगे तो आपके पास साइंस क्या आएंगे, जो साइंस आएंगे उसको हम कहते हैं कशिंग्स ट्रायड। उस कशिंग्स ट्रायड में 3 तरह की चीजें होती हैं। क्या क्या चीजें होती हैं? हाइपोटेंशन होगी पेशेंट को, बीपी उसका डिक्रीज होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट ज्यादा होगा, सॉरी, हाइपोटेंशन होगी और ब्रेडिकार्डिया होगा, हार्ट रेट डिक्रीज होगा, और साथ में क्या होगा कि रेस्पिरेशन एबनॉर्मल होगी। दिस इज कशिंग ट्रायड, ठीक है। तो कशिंग ट्रायड में हमें सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन में जो कशिंग ट्रायड आता है उसमें हमें ये 3 चीजें मिलती हैं, ठीक है। सॉरी मैंने इसमें एक चीज़ जो है वो मिस आउट कर दिया, दैट इज़ कि हाइपोटेंशन नहीं होगी, हाइपरटेंशन होगी। ये मैं कंफ्यूज हो रही थी कि इसमें से एक चीज़ बढ़ रही थी, तो बीपी बढ़ रहा था, हाइपरटेंशन होगी, ब्रेडिकार्डिया होगा और साथ में एबनॉर्मल या इरेगुलर रेस्पिरेशन होगी। दैट इज अबाउट कशिंग ट्रायड। बस आपको याद रखना है कि अंकल हर्निएशन में क्या फीचर्स मिलेंगे, पिपररी एबनॉर्मेलिटी मिलेगी और सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन के अंदर हमें कशिंग ट्रायड मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेड इंजरी के ऊपर कि हेड इंजरी को हमने क्लासीफाई किस तरह से करना है। बस हर्निएशन में आपको इतना याद रखना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं याद रखना, दैट इज़ इनफ फॉर यू पीपल, ठीक है। हेड इंजरी, अब पेशेंट हेड इंजरी के साथ आया है, हमने उसे क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। व्हाट इज माइनर हेड इंजरी? माइनर और माइल्ड में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है कि माइनर वाली जो होती है उसमें GCS 15/15 होगा, लेकिन देयर विल बी नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, पेशेंट बेहोश नहीं होगा, पेशेंट की कॉन्शियसनेस लूज नहीं होगी, इसलिए मैंने उसको दोनों के नीचे अंडरलाइन किया हुआ। देयर इज अ वेरी माइनर डिफरेंस, द GCS कैन ऑल्सो बी 15/15 इन माइल्ड हेड इंजरी, बट पेशेंट विल गेट लॉस ऑफ, पेशेंट माइट लूज हिज कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो दिस इज अबाउट माइल्ड, दोनों में डिफरेंस है कॉन्शियसनेस का। माइल्ड में पेशेंट अपनी कॉन्शियसनेस लूज नहीं करेगा, लेकिन सॉरी माइनर में नहीं करेगा, माइल्ड में कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा मॉडरेट है, मॉडरेट में फिर GCS अगर आप फर्दर अगर इस तरह की कोई चीज़ हो ना तो अपने माइंड में मैप बना लिया करें कि अगर GCS उसका 15 है और नो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है तो वो माइनर है, ठीक है। अगर 15 से फर्दर डिक्रीज किया, 14 पे आया और साथ में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, दैट इज़ माइल्ड। अगर 15 से फर्दर डिक्रीज किया, कितना, 13 से फर्दर डिक्रीज किया 8 तक, तो दैट इज मॉडरेट, और फिर 8 से फर्दर डिक्रीज किया 3 तक, तो दैट इज सीवियर, और GCS लेस देन 3 इज डेड, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं कि हमें माइनर और माइल्ड हेड इंजरी के पेशेंट्स को किस तरह से देखना होता है।
अब एक कंडीशन होती है जो माइनर और माइल्ड हेड इंजरी के पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है, और ये अभी जब फ्रैक्चर्स पढ़ेंगे आगे एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा, उसमें भी ये कंडीशन पेशेंट डेवलप करता है, जिसमें दैट इज कॉल्ड लूसिड इंटरवल। लूसिड इंटरवल क्या होता है कि पेशेंट जो है, फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को माइल्ड हेड इंजरी थी, ठीक है, पेशेंट ने कॉन्शियसनेस लूज की, उठ के खड़ा हुआ, वो बेटर हुआ, ठीक है, कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली क्या होगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स बेटर हो जाएंगे, ठीक है, सबसाइड हो जाएंगे, ब्रीफ पीरियड होता है वो, और उसमें उसकी माइंड की जो कॉन्शियसनेस है वो वापस आ जाएगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से डिटोरिएट करेगी उसकी कंडीशन, दैट इज कॉल्ड लूसिड इंटरवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई बाइक राइडर था, उसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गया, ठीक है, उसकी जो है वहाँ पे वो बेहोश हो गया, उसको लोगों ने थोड़ा सा हिला जुला के उठाया, थोड़ा सा वो उसकी बेटर हुआ, उसको पानी वानी डाला उसके फेस पे, मोड़ के बैठा, कुछ टाइम के बाद उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई, ठीक है, उसके सिम्टम्स सबसाइड कर गए, लेकिन अचानक से वो घर पहुंचा या वो कहीं थोड़ा दूर जाके दोबारा से उसकी कॉन्शियसनेस लूज हुई है, ठीक है, दिस वाज द टाइम ऑफ लूसिड इंटरवल। तो हम पेशेंट को इस तरह से, माइल्ड और माइनर हेड इंजरी के पेशेंट्स को हम इस तरह से नहीं छोड़ सकते, अगर हमें लगे कि पेशेंट बेटर हो रहा है, दैट माइट बी लूसिड इंटरवल, ठीक है। तो इस वजह से हमें कुछ क्राइटेरिया है जिसके ऊपर हम पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं, उससे पहले डिस्चार्ज नहीं करते, उसके अलावा हम इमेजिंग करके सीटी स्कैन कराते हैं, ठीक है, उसके बगैर हम पेशेंट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस ये है कि लूसिड इंटरवल का ख्याल रखना होता है, तो हमें ऐसा ना हो कि हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर दें, हमें लगे पेशेंट बेटर हो रहा है बट वो लूसिड इंटरवल हो और पेशेंट दोबारा आए और ख़राब सूरत हाल लेके आए, ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है। ओके, तो अब जो क्राइटेरिया दिया हुआ है बेली के अंदर, वो मैं थोड़ा मोटा मोटा बता दूंगी कि GCS 15/15 होना चाहिए, कोई फोकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर फोकल डेफिसिट का मतलब है कि कोई ऐसी न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी जो उसके किसी एक पार्ट ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करी हो, फॉर एग्जांपल कोई लिम्ब वीक वीक हो गया है, ठीक है, या द पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक, उसकी टंग उसका साथ नहीं दे रही है बोलने में, कोई इस तरह का फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सीटी ब्रेन होना चाहिए, ठीक है, और बाकी वही है कि जो है नॉट पेशेंट शुड नॉट बी अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल, इसको छोड़ दें, ठीक है, इरेलीवेंट है थोड़ा। ओके, तो हमारे पास जो है अर्ली सीटी कराते हैं हम जिस उन पेशेंट्स के अंदर फ़ौरन से सीटी कराया जाता है जिसके अंदर हमें शक होता है कि पेशेंट माइट हैव एनी एक्सपेंडिंग हीमाटोमा। हीमाटोमा क्या होता है कि ब्लड जो है किसी भी वेसल से बाहर आ जाएगा, दैट विल फॉर्म अ क्लॉट, दैट इज कॉल्ड हीमाटोमा, ठीक है। तो क्या होता है कि परसिस्टेंट कोई ऐसा पेशेंट है जिसकी कॉन्शियस लेवल परसिस्टेंटली रिड्यूस्ड है, या फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, या फिर सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है, ठीक है, हमने कोई स्कल का बेस का फ्रैक्चर हम सस्पेक्ट करें, फॉर एग्जांपल पेशेंट आ रहा है, उसके नाक से क्लियर फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, और बहे चले जा रहा है, उसके कान से क्लियर फ्लूइड बह रहा है, और हमेशा क्या कि दैट माइट बी राइनोरिया, ये CSF लीकेज है जो कि नोज से हो रहा है, या फिर ये ईयर से CSF लीकेज है और ये इस वजह से कि ये स्कल की बेस फ्रैक्चर हुई है, तो तब हम उसे लाजमी सीटी कराएंगे एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। या फिर हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स उसके हैं फॉर इंट्राक्रेनियल ब्लीड, फॉर एग्जांपल रिस्क फैक्टर्स में इंट्राक्रेनियल ब्लीड में क्या आता है, ओल्ड एज आती है, क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन टिश्यू जो होता है, कॉर्टेक्सेस जो होते हैं वो श्रिंक करते हैं, ठीक है, एट्रोफी होते हैं, एट्रोफी होने की वजह से जो वेसल्स होती है ना वो ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, इसकी वजह से दे आर मोर प्रोन टू ब्लीड फर्स्ट। सेकेंड थिंग, द पेशेंट इज ऑन एंटीकोगुलेंट थेरेपी, ठीक है, पेशेंट कोई एंटीकोगुलेंट ले रहा है, कोई एंटीप्लेटलेट ड्रग्स ले रहा है, वो खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहा है, तो इस तरह ये दीज पेशेंट्स आर मोर प्रोन टू डेवलप इंट्राक्रेनियल ब्लीड, तो उसके लिए हमें उसकी हिस्ट्री लेनी है कि ये सब चीज़ें तो हमें उसकी हिस्ट्री बताएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आता है, और बाकी हमें जो है हेड इंजरी बच्चों के अंदर जो है, और वल्नरेबल अडल्ट हो गए तो उनके अंदर जो है नॉन एक्सीडेंटल इंजरी भी हो सकती है, ठीक है, उसका भी ध्यान में रखना है कि मल्टीपल स्कल फ्रैक्चर्स हो गए और विदाउट एक्सटर्नल, अच्छा ये याद रखना है कि अगर विदाउट एक्सटर्नल साइंस ऑफ ट्रॉमा के साथ आ रहा है और तो हमारा उस पर सस्पेक्ट ज़्यादा जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉन एक्सीडेंटल इंजरी, ठीक है, कुछ द कॉज इज समथिंग एल्स। ओके, अब एक और चीज़ होती है कंकशन एंड पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम। कंकशन क्या होती है, एक क्लोज्ड हेड इंजरी हुई है, ठीक है, हेड इंजरी हुई है, क्लोज्ड हुई है, कंकशन, ठीक है, तो उसके अंदर और पेशेंट ने कॉन्शियसनेस अपनी लूज की है बट दैट इज अ क्लोज हेड इंजरी, ठीक है,
एंड दैट इज विदाउट एनी विदाउट इमेजिंग एबनॉर्मलिटीज। कंकशन को हम किस में क्लासीफाई करते हैं? कंकशन इज अ टाइप ऑफ ब्रेन इंजरी ना, तो हम उसे क्लासीफाई करेंगे, हम उसे करेंगे माइल्ड ब्रेन इंजरी के अंदर क्लासीफाई। ठीक है, माइल्ड ब्रेन इंजरी कौन सी थी? जिसमें आपका जीसीएस जो था वो 14 to 15 था, प्लस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रेजेंट था। तो कंकशन में भी कॉन्शियसनेस लॉस होती है, लेकिन उसका एक फैक्टर क्या होता है कि नो एबनॉर्मेलिटीज ऑन सीटी। सीटी के ऊपर आपको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं मिलती कंकशन के अंदर। ठीक है, कंकशन के फीचर्स में क्या होता है? कंफ्यूजन होता है, एमनेजिया होता है। ठीक है, हेडेक हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन हो गई। कंकशन के जो सिम्टम्स होते हैं, एमनेजिया हो गया, कंफ्यूजन हो गई, सोमनोलेंस हो गई। व्हाट इज एमनेजिया? एमनेजिया इज लॉस ऑफ टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी। ठीक है, एमनेजिया इज के टेम्पररी लॉस ऑफ मेमोरी, कंफ्यूजन इज के पेशेंट कंफ्यूज है, एंड सोमनोलेंस इज के उसे नींद आएगी, ज़्यादा आएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, ठीक है, बहुत ज़ोर से गिरा वो, ठीक है, गिरने के बाद अचानक से जो है वो थोड़ा सा उसे उसका नाम वगैरह पूछा गया, तो ही वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, फिर उसके थोड़ी देर बाद उससे पूछा गया कि वो कैसे गिरा था, तो ही डिडंट रिमेंबर, उसे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, दिस वॉज एमनेजिया। और कुछ टाइम के बाद वो सो गया, तो दिस वॉज सोमनोलेंस। तो दिस इज कंकशन के कोई कहीं से कोई ब्लीड नहीं हुआ, कहीं से कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हुआ और साथ में ये फीचर्स भी आए। ठीक है, अब एमनेजिया की आगे दो टाइप्स होती हैं। एक होता है रिट्रोग्रेड। एमनेजिया की आगे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रिट्रोग्रेड एमनेजिया और एक होता है एंटीरोग्रेड एमनेजिया। रिट्रोग्रेड एमनेजिया वो होता है कि जिसके अंदर जो है पेशेंट को पुरानी चीज़ें याद नहीं रहती। ठीक है, मतलब कि अगर आप उससे पूछेंगे कि उसका फॉर एग्जांपल कोई किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ, बल्कि यहाँ पे ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ओके, नाउ वी मूव टू पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम। व्हाट इज पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम? पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम इज कि ये फीचर्स, कंकशन वाले सिम्टम्स आते हैं लेकिन काफ़ी टाइम तक के लिए आते हैं। ठीक है, प्रोलॉन्ग पीरियड तक के लिए आएंगे, तो हम उसे बोलेंगे पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम। फॉर एग्जांपल हेडेक होगा, डिजीनेस होगी पेशेंट को, पेशेंट बोलेगा जब से मैं गिरा हूँ ना उसके बाद से ना 2-3 महीने हो गए मेरे सर का दर्द नहीं जाता है, मुझे थोड़ा ना, मैं उठता हूँ, मैं सो के उठता हूँ तो मुझे एकदम से थोड़े से चक्कर से आते हैं। ठीक है, तो दिस इज पोस्ट कंकसिव सिंड्रोम। ओके, देन वी कम टू मॉडरेट। अब मैं जितना जितना बता रही हूँ ना उतना उतना आपके लिए मोर देन इनफ है, उतना पता होना। ठीक है, so we will continue the rest of the part in the next video. Thank you.